नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 18वां है। इससे पहले अपन ने 17 मॉक टेस्ट कर चुके हैं हिंदी के, जिसमें 30 क्वेश्चन डेली रहते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज अपना 18 है। ये सारे ओल्ड पेपर जो जेल प्रेरी या MPSI जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वहीं के सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, परि उपसर्ग का अर्थ है पीछे, सामने, चारों ओर या मध्य में। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, है ना। पहले जुड़ता है उपसर्ग और बाद में जुड़ता है प्रत्यय। अब परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब शुद्ध और तद्भव मतलब अशुद्ध। शुद्ध क्यों? क्योंकि संस्कृत से हिंदी में आते आते उनका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता, उसे हम कहते हैं तद्भव। तत्सम और रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं तद्भव। तो तत्सम मतलब शुद्ध, संस्कृत से ऐसे है आ गए। तद्भव मतलब अशुद्ध। अब कौन सा इसमें तत्सम है? पीठ, परक, पोता या पत्र? बताएं। तो पत्र एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फूलेल में प्रत्यय है। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। फूलेल, फू धन एल, फू धन इल गलत है, फू धन अल गलत है, फू धन एल या फू धन एत। तो फूलेल, फू धन एल, फू धन एल, ऑप्शन नंबर सी। ये अंत में जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लिया, इसे हम कहते हैं प्रत्यय। त्र के वर्ण किन वर्णों का संयोग है? त प्लस अ, त प्लस र, त प्लस र या त्र प्लस अ? बताएं, त्र किस वर्णों का किस संयोग से बना है? इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? श, त्र, घ्य और श्र। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, श, त्र, घ्य और श्र। ये किससे मिलकर बना है? त्र मिलकर बना है त प्लस र से। पूरा त के आधा त प्लस र से मिलकर बना है त्र। किससे मिलकर बना है? त प्लस र से मिलकर बना है त्र। घ्य किससे मिलकर बना है? घ्य ज प्लस ण्य से मिलकर बना है। श्र किससे मिलकर बना है? स प्लस र से मिलकर बना है ना। और अगर आपसे पूछ ले कि क्ष किससे मिलकर बना है, तो श मिलकर बना है क प्लस स से। क प्लस स से श, त प्लस र से त्र, घ्य से मिलकर बना है ज प्लस ण्य, है ना। और श्र मिलकर बना है श प्लस र से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न विकल्पों में से किसी एक वर्तनी शुद्ध है? कुआ, कुआ, कुआ या कुआ? बताएं, इसमें से कौन सा कुआ सही है? आप पानी लेने जाते हो तो इस कुएं पे जाते हो? नहीं। इस कुएं पे जाते हो? नहीं। इस कुएं पे जाते हो? नहीं। कुआ, छोटी की मात्रा और आ की मात्रा, कुआ ऑप्शन नंबर है। इस कुएं पे हम पानी लेने जाते हैं। 7वां, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को घर जाना है, मुझको घर में जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को घर जाना है, बताएं। तो मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य चयन करें। ईश्वर तुम पर कृपा करे, क्या वह बिना पूछे चला गया? सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, इस दुर्घटना के विषय में किसे मालूम नहीं। इसमें आज्ञावाचक शब्द कौन सा है? तो सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ये है आज्ञा। काम में जुट जाओ, आज्ञा है भाई। शिरोमणि का विलोम प्रमुख होता है, प्रारंभ होता है, चरण धूलि होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शिरोमणि का होता है चरण धूलि। शिरोमणि का उल्टा होता है चरण धूलि। 10वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ बताएं। सज्जन और साजन, व्यक्ति मनोहर, पति श्रेष्ठ पुरुष, मनोहर व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष पति? बताएं। सज्जन और साजन में बताओ। ये तो आप सभी को याद होगा कि क्या है इसका अर्थ।
सज्जन मतलब हम, श्रेष्ठ पुरुष, और साजन मतलब पति। मुझे साजन के घर जाना है, वो गाना है ना, तो ये साजन है भाई। व्यक्ति भी नहीं है मनोहर, ये तो गलत है भाई। सज्जन पति, श्रेष्ठ पुरुष नहीं, मनोहर व्यक्ति। श्रेष्ठ पुरुष सज्जन आदमी है, एक तो श्रेष्ठ पुरुष और एक साजन पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? सोना, भीड़, हार या अजायबघर। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें एक व्यक्ति का बोध होता है। जातिवाचक जिसमें पूरी जाति का बोध होता है। ये हैं द्रव्यवाचक सोना और हार। ये हैं द्रव्यवाचक दूध। ये भीड़, ये एक समूह में आती है। भीड़ कहीं में आती है? समूह में आती है। गुच्छा समूह में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये समूहवाचक संज्ञा। यशोगमन का संधि विच्छेद। यश धन गान, यश धन अज्ञान, यशोधन गान या यश धन आगान। यशोगान का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यश धन गान, यश धन गान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस समाज में अथवा पर चिन्ह का लोप हो? कर्ता ने, ये तो होता ही नहीं। द्विगु समास। कर्मधारय समाज में पहला पद उपमेय, विशेषण और विशेष्य होता है ना। समास होते हैं 6 प्रकार के। अवयव विभाग समाज में पहला पद अवयव। तत्पुरुष समाज में कारक विभक्ति है ना। तत्पुरुष समाज में कारक विभक्ति। कर्मधारय में उपमेय उपमान। द्विगु समाज में दोनों पद। द्वंद्व समाज में और बहुप्रिय समाज में भगवान के नाम। तो में और पर, तो कर्ता ने। तत्पुरुष समाज में 8 विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण से या में पर, अधिकरण आएगा इसमें। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर ए। कर्म को आता है यहाँ पे। एक क्षण भी न सोचे कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुश्रेष्ठ। कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक या इनमें से कोई नहीं। वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध। ये स्थायी भाव होता है ये, है ना। अब रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को पढ़ते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। नोवा किसने बताई? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। तो ये है वीर। वीर मतलब उत्साह। उत्साह है कि एक क्षण भी न सोचे कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। निम्न प्रश्नों के शब्द ईदा और इहा, यत्न यहाँ, यहाँ वहाँ, परिश्रम, अभ्यास, प्रत्यय या प्रयास। तो इहा मतलब होता है यत्न और इहा मतलब होता है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16वां। विलासक में उपसर्ग है। विलासक, वि जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो विलासक में विला, धन शक, विला, विला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तत्सम तद्धियों में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? डंक, दैश, तांबा, ताम्र, तालाब, समुद्र, जोगी, योगी। कौन सा सही है? तत्सम और तद्भव। तो तालाब और समुद्र। तालाब तत्सम है, समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। समझदारी में कितने प्रत्यय? 1, 2, 3 या 4? एक भी नहीं। तो समझदारी में भाई 2 प्रत्यय हैं। समझ धनदारी। अब समझदारी में 2 प्रत्यय कौन कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ, कंठोस्थ, कंठ तालव या ओष्ठ। बता, ए और ए का उच्चारण स्थान। तो ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालव्य। देखो, कंठ में आते हैं अ और आ, ये आते हैं कंठ में। तालु में आते हैं ई और ई, ये कंठ में आते हैं अ और आ, स्वर। कंठ में पूछे आपसे तो अ आ, स्वर में पूछे तो आपसे ए ओ की जहाँ अ आता है कौन से, तो कंठ। तालु, तालव्य में आते हैं आपके ई और बड़ाई। ओष्ठ में आते हैं आपके ऊ, बड़ाऊ।
मूर्धन्य में आते हैं आपके ऋषि भाई साहब, है ना। अब आपसे पूछ ले कि ये इनको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्यों? ये दो वर्णों के योग से बना है। अ प्लस ई से मिलकर बना है ए, है ना। तो अ मैंने बताया आपको कंठ, और ई बताया मैंने आपको तालु। तो क्या है? कंठ तालु, है ना। ए किससे मिलकर बना है? ए बना है भाई अ प्लस ए से मिलकर बना है। तो ए कंठ और ए तालु, कंठ तालु, ठीक है। आपसे पूछ ले कि ये दो अ प्लस ए से मिलकर क्या बना है? ए, और अ प्लस ई से मिलकर बना है ए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20वां, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीत है, उसे चुनिए। मृत मृत्यु, कड़ा कठोर, यश कीर्ति, मुख या वाचा। इसमें से कोई एक सही, एक विलोम है। तो कौन सा विलोम है? मुख का होता है वाचा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21वां, निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है। सूर सूर, वृत्त व्रत, विकार विकास, आवास और निवास। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आवास और निवास ये सही नहीं है। अगला 22वां, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद वयोधन वृद्ध, वयधन वृद्ध, वयधन वृद्ध, वायोधन वृद्ध। बताएं। तो वायो तो होगा नहीं, वय और वयो भी नहीं होगा, वयधन वृद्ध, ऑप्शन नंबर बी। आमरण में समाज में बहुब्रीहि, कर्मधारय, अवयवी या तत्पुरुष। आमरण में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि में तो भगवान के नाम आते हैं। अव्ययभाव समाज पहला पद अवयव, तो ऑप्शन नंबर अवयवी भाव समास। काली घटा का घमंड घटा, उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार या उत्प्रेक्षालंकार। ये काली घटा है का घमंड घटा, इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है ना। तो जहाँ दो अर्थ अलग अलग अर्थ निकलते हैं वहाँ होता है शब्दालंकार। जहाँ शब्द के दो अर्थ अलग अलग निकलते हैं, इस घटा का अर्थ अलग होता है इसमें, और इस घटा का अर्थ अलग होता है, तो वहाँ होता है शब्दालंकार। ये न मन है तब चरण रेखियों, किस अलंकार का उदाहरण? अन, अपनहुति, लुप्तोत्मा, प्रतिभ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपनहुति, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अक्षी का पर्यायवाची विकल, वाटिका, नैनी या लोचन। अक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो अक्षी का पर्यायवाची होता है लोचन। क्या होता है? लोचन। रंग में भंग होना, मुहावरे का अर्थ है रंग भरी मिठाई खाना, भांग खाना, मजा किरकिरा होना, झगड़ा होना। रंग में भंग होना मतलब मजा किरकिरा होना। अगला क्वेश्चन 28वां, प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? अंधेरे मुंह, दिन डूबे, भरी दोपहरी, कोई नहीं। प्रातः काल मुहावरे का अर्थ होता है अंधेरे मुंह। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, लोकोक्ति का अर्थ है यात्री को समय की परवाह नहीं होती। 9 दिन का काम एक ही दिन में करना, समय की गति बड़ी कुटिल होती है, समय का भारी अपव्यय करना। तो 9 दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर 19 है। इससे पहले अपन ने 18 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें अपन डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का आपका 19वां प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। किस रस का उदाहरण? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या रौद्र रस। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आपको आंसर बताना है। देखो, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, श्रृंगार रस के 2 स्थायी भाव होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। न तो ये वियोग, न तो ये शांत रस का लगता है, न रौद्र रस का। यह है वियोग की भावना, वियोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जहाँ घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ कौन सा होता है? अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस या इनमें से कोई नहीं। तो भयानक का होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है।
तो विभत्स मतलब घृणा, जहाँ घृणा की भाव होती है वहाँ विभत्स रस होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समाचार में उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब समाचार में उपसर्ग हैं सम, समा, समधन आ, सत। तो समाचार में है सम, धन आ, धन चार। कौन सा उपसर्ग है? सम, धन आ, धन समाचार। ऑप्शन नंबर बी सी। उनचास में उपसर्ग है उन, उ, अन या उन। बताएं 49 में कौन सा उपसर्ग है? 49, तो 49 में उन उपसर्ग है। कौन सा? उन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम मतलब अशुद्ध शब्द है ये। बीट, बात, बांस या बाती। तो तत्सम तद्भव तो मैं आपको रोज ही बता रहा हूँ, जो शब्द हिंदी संस्कृत से हिंदी में आए और उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ उसे तत्सम कहते हैं, और रूप परिवर्तित हो गया उन्हें हम कहते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द कौन सा है? बात। छठा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव में कौन सा है? चर्मरिक, चमड़ा, चर्मरिक, चटोरा, चर्मरिक, चमार, चर्मरिक, चेहान। बताएं इसमें से तत्सम और तद्भव। जहाँ र दिखता है वो तो तत्सम है ही, ये सब तत्सम है। अब तद्भव बताओ, तद्भव बताओ। तो आपने तो देख लिया होगा चरमरी और चमार। चरमरी का तद्भव होता है चमार। सातवां, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? खर्राटा, प्रतिदिन, उत्तम या प्रबल। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रतिदिन नहीं, उत्तम, खर्राटा, खर्रा धंटा, खरा धंटा, खर्राटा। प्रबल उपसर्ग होगा, प्र धन बल, ये तो उपसर्ग है। उत धन तम, उत धन चार है ना, तो खर्राटा सही होगा। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? पव, बांकपन, चटोरा, छप्पन या उत्पन्न। इनमें से कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पन से कौन सा बना है? छप्पन, चटोरा, उत्तपन, बांकपन। बांकपन शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, बांकपन। य, र, ल, व ये आपको बताएं ओष्ठ, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ। य, र, ल, व तो आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन में। श, 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 ह आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। स, श, श और ह ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन आते हैं आपके य, र, ल, व। ओष्ठ और तालव्य में आपके कौन कौन से आते हैं वो भी बता देते। तालव्य में आते हैं आपके त, च, छ, च वर्ग, च, छ, ज, झ ये आते हैं आपके तालव्य। ओष्ठ में आते हैं आपके प वर्ग, प, फ, ब। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, श। ठीक है। अगला, ह्रस्व स्वर कौन कौन से? ह्रस्व मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब छोटा, सॉरी ह्रस्व मतलब ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा और प्लुप्त। ह्रस्व में एक समय कम लगता है, दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है और प्लुप्त में इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व कौन कौन से हैं? क, अ, प, आ नहीं। अ, ई, उ ये तो बड़ा है, गलत है। अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री ये है ह्रस्व। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। और ये है दीर्घ। आपसे पूछ ले दीर्घ तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि ये हैं दीर्घ। ह्रस्व पूछा छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये अ, ई, उ, ऋषि।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें 9753749986। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, इसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। निर्देशन, 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 निर्देशन। अब कौन सा आप निर्देशन वाला सही लिखोगे? कौन सा निर्देशन आपका सही हो जाएगा, जल्दी बताएं। निर्देशन बी वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी इच्छा भी थी, पूरी नहीं हो पाई कि शाम हो गई। अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती हैं। मैंने अपनी बात धीमे से बताई, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बताएं इसमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने अपनी बात धीमे से बताई, ये एक अशुद्ध वाक्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त सभी। बताएं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। मोहन की आय उससे धन से कम है, वेतन से कम है, व्यय से कम है या आमदनी से कम है? तो उसकी व्यय से कम है। ठोस का विलोम पोला, खोखला, तरल या उपरोक्त सभी। बताएं ठोस का विलोम सभी होता है क्या? तो उपरोक्त सभी होता है। पोला भी बोलते हैं आप, ठोस का विलोम, खोखला और तरल। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी। निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म में से सही अर्थ का चयन करना है। शकट और सकट, एक ट और एक ट। मचान बेट, मचान बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मचान, बैलगाड़ी सकट। सकट और सटल मतलब इधर तो मचान आएगा या बैलगाड़ी आएगा। एक सकट का अर्थ तो मचान होगा या बैलगाड़ी होगा। अब इस सकट का अर्थ आपको बताना है कि इस सकट का अर्थ क्या होगा। तो इस सकट का अर्थ होता है मचान, है ना। एक सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी और एक सकट का अर्थ होता है मचान। ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्द युग्म ईसा, ईसा, तृण, त्राण, आद्रय, अद्र, ज्वार, भाटा। गलत शब्द युग्म बताना है। तो ज्वार और भाटा ये तो विपरीत होता है। ज्वार, भाटा, ईशा, ईसा, तृण, त्राण, आदर्श, तीनों सही है। बोलने वाले वक्ता को अन्य पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। बताएं, या प्रथम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो बोलने वाले वक्ता हैं उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जो बोलता है पहला होता है प्रथम पुरुष, फिर दूसरा होता है मध्यम, मध्य का, और फिर होता है उत्तम। जो बोलने वाला वक्ता होता है उसे वो होता है मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तदोपरांत, तथागत, तारकेश, तथापि। एक इसमें गलत है, वो कौन सा गलत है? संधि दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं। तो आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है। तो तदोपरांत ये एक अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 20वां। बहिर्मुख में संधि व्यंजन, विसर्ग, गुण या यण। बहिर्मुख, इसका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में करना है कौन सी। बहिर्मुख में विसर्ग संधि। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताएं। संधि, समास, अवयव या छंद। छंद अवयव तो नहीं कहेंगे, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर जो अधिक शब्द से मिलता है उसे समास, और 2 वर्ण से मिलता है उसे हम कहते हैं संधि। छंद छद धातु से बनाए, ठीक है। इसके छंद के पूछने तो आपको ऋषि पिंगल बताना है। 22वां। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का नहीं है? शरणागत, देवमूर्ति, मृगनयन और दानवीर। तो ये तीनों हैं, शरणागत, देवमूर्ति और दानवीर। ये तीनों हैं तत्पुरुष समास के। मृगनयन, मृग के समान नयन, मृगनयन, मृगनयन मतलब भगवान का नाम है, ये बहुप्रिय समास का है।
मृग नयन रूपी, नयन रूपी मृग, इसका होगा नयन रूपी मृग। मृग नयन मतलब नयन रूपी मृग। 23वां, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो हम पंकज गए। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा? बताएं कौन सा अलंकार है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, अभी जो जेल प्रेरी की एग्जाम हो रही है उसके लिए। कहती हुई उत्तरा के, जल्दी बताएं। तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ एक वर्ण की अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रत्यान, छेका, श्रद्धा, लाटा? बताएं। तो वहाँ होता है छेकानुप्रास। जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है छेकानुप्रास। आभरण का पर्यायवाची नहीं है अलंकार, गहना, वलय या आभूषण? कौन सा आभरण का पर्यायवाची नहीं है? तो वलय आभरण का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, गहना और आभूषण ये सब आभरण के पर्यायवाची, वलय आभरण का पर्यायवाची नहीं है। निपुण का पर्यायवाची क्या होता है? दक्ष, अक्ष, अंक या अरि? निपुण, 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 निपुण का पर्यायवाची होता है दक्ष। क्या होता है? दक्ष। बंधन मुक्त करना, मुहावरे का अर्थ कैद करना, माफ करना, आजाद करना या कोई नहीं? तो बंधन मुक्त करना मतलब आजाद करना। उंगली पर नाचना, किसी की इच्छानुसार चलना, अच्छी इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा लेना या आरोप लगाना? उंगली पर नाचना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आजाद करना, आरोप लगाना है। उंगली पर नाचना, आरोप लगाना या अपनी इच्छानुसार चलना? तो ऑप्शन नंबर बी, अपनी इच्छा अनुसार चलना। उदो का लेना न माधो का देना, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर, हिसाब साफ करना, सबसे अलग रहना? बताएं। उदो का लेना न माधो का देना, तो अपने काम से काम करना भाई। अगला क्वेश्चन 30वां, मान न मान में तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। दुष्ट के साथ दुष्टता व्यवहार, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छा। दूसरा तो मान न मान तू मेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती। ये मैंने आज आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं हिंदी के, है ना। जिसने अगर नहीं देखे हैं तो आप लेयर 3 एजुकेशन की प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज का मॉक टेस्ट नंबर 18वां था, है ना। आज क्या हुआ, आज हम बाहर गए थे इसलिए आपको लाइव क्लास नहीं मिल पाई। रोज़ सुबह आपकी 7 बजे लाइव क्लास होती हैं, तो आपको डेली अटेंड करना है। आज कहीं बाहर जाने की वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास डाल दी जिसमें हमने 60 क्वेश्चन करवाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। ठीक है, तो डेली आपको सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास लेने आना है। आज कहीं बाहर जाने की वजह से लाइव नहीं ले पाए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए हमने रिकॉर्डेड क्लास डाल दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।